जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकंड फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 7 और बीएससी बीएड सेकंड फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 20 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे जूल थॉमसन गुणांक के बारे में। भी पहले वाले लेक्चर के अंदर क्या है, हम जूल थॉमसन प्रसार के सिद्धांत का यूज करके जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो वहां तक हम एक कंडीशन तक पहुंच गए थे। भी हमारे सामने एक कंडीशन आ गई भी जूल थॉमसन प्रसार के अंदर एंथैल्पी का मान क्या रहता है, भी कांस्टेंट रहता है। गैस की जो एंथैल्पी है भी उस कंडीशन के अंदर जो एंथैल्पी का मान है भी वहां पे U1 प्लस P1 V1 इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 क्या प्राप्त हुआ था, भी आपके सामने कांस्टेंट प्राप्त हुआ था। भी उस कंडीशन तक हम यहाँ तक क्या है भी पहुंच चुके हैं। अब क्या है भी उसके आगे हम डिस्कस करते हैं भी एंथैल्पी का मान कांस्टेंट होने के पश्चात अब क्या भी वहां से किस प्रकार के रिजल्ट हमारे सामने मिलते हैं, या उन रिजल्ट की सहायता से हम ये बोल सकते हैं भी जूल थॉमसन प्रसार की कंडीशन के अंदर टेम्परेचर का मान चेंज होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस कंडीशन के अंदर होगा और किस प्रकार की हमारे सामने कंडीशन होगी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे सामने एक कंडीशन प्राप्त हुई थी U2 प्लस P2 V2 प्लस इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। ठीक है, अब क्या है भी फर्स्ट कंडीशन मानते हैं। यहां तक क्या है भी हम पहुंच गए भी यहां पे क्या है भी U1 क्या है भी स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, P1 दाब है स्टार्टिंग के अंदर भी, ये क्या है भी V1 है, बाद में क्या है भी उसकी आंतरिक ऊर्जा U2 हो जाती है, फिर वो क्या है भी P2 हो जाती है, और वो क्या हो जाती है भी आयतन क्या है भी V2 हो जाता है। यदि क्या है भी हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन ले भी जो बॉक्स बनाए गए थे वहां पे गैस का लिया गया P2 V2 ग्रेटर देन है P1 V1 से, P2 V2 क्या है भी ग्रेटर देन है, ज्यादा है P1 V1 से। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी दोनों को क्या है भी इक्वल करना पड़ेगा। P2 V2 क्या है भी आपका ज्यादा है, P1 V1 क्या है भी आपका कम है, तो ये क्या होगा भी आपका ज्यादा होगा और ये क्या होगा भी आपका कम होगा, तभी क्या है भी वो संतुलन की अवस्था में आएगी। तो यहां पे बोल सकते हैं भी अपने U1 ज्यादा है U2। ठीक है, U1 क्या है भी आपका ज्यादा है U2 की अपेक्षा। तो यहां से एक बात सामने आती है भी कंडीशन कंप्लीट होने के बाद U2 क्या है भी कम है, तो आंतरिक ऊर्जा में भी जूल थॉमसन प्रसार के बाद आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी भी कमी होगी। भी U2 क्या है भी कमी हो रही है। जब आंतरिक ऊर्जा में कमी हो रही है तो टेम्परेचर के मान में भी क्या होगी कमी होगी। तो ये क्या दर्शाएगा भी तापमान शीतलन प्रभाव को दर्शाएगा। आंतरिक ऊर्जा में क्या है भी कमी होगी, U2 में क्या है भी कमी हो रही है, तो टेम्परेचर क्या होगा भी आपका कम होगा। ठीक है, भी आंतरिक ऊर्जा भी कमी हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा भी आपका कम होगा। तो क्या होगा भी शीतलन होगा, गैस के ताप में कमी होगी तो शीतलन प्रभाव दर्शाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। सेकंड कंडीशन ये मान लें आप, क्या मान लो आप देखिएगा, यदि आपका P2 V2 इक्वल टू P1 V1 है, P2 V2 इक्वल टू क्या है भी आपका
P1 V1 है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है बी, दोनों चीज क्या है बी बराबर है, तो U2 और U1 को भी क्या है बी बराबर होगा। मीन्स बोल सकते हैं भी आंतरिक ऊर्जा में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा में क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है भी जूल थॉमसन प्रभाव होगा ही नहीं, अप्लाई नहीं होता जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, एक कंडीशन और भी हो सकती है आपके सामने, वो कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन ये भी हो सकती है भी आपके सामने, थर्ड कंडीशन देखिएगा, यदि P2 V2 पहले ग्रेटर देन माना था क्या अभी अपने, हाँ ग्रेटर देन माना था, अब लेस देन मान लो P1 V1, ये कंडीशन मान लो अभी P2 V2 लेस देन है P1 V1 से, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा बी P2 V2 क्या है भी आपका कम है, ये क्या है भी आपका ज्यादा है, तो ये क्या होगा भी आपका कम है और ये आपका क्या है भी ज्यादा है। तो यहां से बोल सकते हैं भी इस प्रकार की कंडीशन होगी, तो संतुलन अवस्था में लाने के लिए U1 और U2 ज्यादा होगा। ठीक है, यही कंडीशन आएगी भी संतुलन अवस्था में लाने के लिए भी दोनों क्या है भी चीजें इक्वल है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बोल सकते हैं आंतरिक ऊर्जा में या जो गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी भी वृद्धि होगी, गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस के आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी भी वृद्धि होगी। जब आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी कंडीशन के अंदर जूल थॉमसन, तो टेम्परेचर का मान क्या होगा भी ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर का मान ज्यादा होगा तो तापन प्रभाव दर्शाएगी भी, गैस का टेम्परेचर ज्यादा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो तापन प्रभाव दर्शाएगी। ठीक है, ये क्या है भी तीन प्रकार के क्या है भी रिजल्ट सामने आते हैं, तीन प्रकार के क्या है भी कंसेप्ट सामने आते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं भी या तो टेम्परेचर कम होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा या टेम्परेचर के मान में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे डिस्कस करते हैं भी जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू को फाइंड करेंगे एंथैल्पी वाले फॉर्मूले का यूज करके भी यहाँ पे इस कंडीशन की सहायता से। तो देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। वो देखिएगा भी किस प्रकार से करते हैं अभी आपके सामने। अब यहां तक पहुंच गए भी जूल थॉमसन प्रसार से एक चीज क्या है भी आपके सामने आई थी, आपने ये निकाला था भी H इक्वल टू यू प्लस वी, PV इक्वल टू नियतांक। यहां तक क्या भी निकाल चुके थे भी, अपने ये जान चुके थे भी एंथैल्पी का मान क्या रहता है भी कांस्टेंट बना रहता है भी, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं भी अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर हमारे सामने क्या प्राप्त होगा भी देखते हैं। एंथैल्पी क्या रहती है भी कांस्टेंट बनी रहती है, तो उसका डेरिवेटिव फॉर्म करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा भी जीरो ही प्राप्त होगा। और इसका डेरिवेटिव और डिनोट कर दो या इस प्रकार से लिख दो भी डेरिवेटिव DH
डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट फैक्टर है तो 0। भी कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन करेंगे तो नियंतांक है तो उसका क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? भी अपने लिख सकते हैं भी डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी क्या है भी आपका 0 क्या है। भी इस फैक्टर का क्या है भी आप डेरिवेटिव करोगे डी एच डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी कॉन्स्टेंट फैक्टर है, एच यहाँ पे क्या है भी कॉन्स्टेंट है, तो ये दोनों फैक्टर क्या है भी 0 के बराबर है। ठीक है, ये 0 है, ये 0, तो इसकी लिख सकते हैं भी डेरिवेटिव क्या है भी इसका 0 के बराबर है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से वो क्या हो जाएगा भी आपका ये होता है ना डी क्यू प्लस डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है भी डी क्यू इक्वल टू क्या होता है भी आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से डी क्यू इक्वल टू क्या होता है भी टी डी एस होता है, डी यू डी डब्ल्यू क्या होता है भी आपका पी डी वी होता है, डी यू प्लस पी डी वी क्या है भी आपका टी डी एस के बराबर है। तो अपने लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा भी आपका टी डी एस प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। टी डी एस इक्वल टू क्या है बी प्लस वी डी पी इक्वल टू क्या है बी आपके सामने 0 प्राप्त हो गया। अब एक कंडीशन और मानते हैं, ठीक है, गैस की एंट्रोपी, गैस की एंट्रोपी S यदि स्वतंत्र चर ताप, यदि गैस की एंट्रोपी यदि दो स्वतंत्र चर ताप तथा ताप T तथा दाब P का फलन है तो अपने लिख सकते हैं यहां पे यदि जो गैस की एंट्रोपी दी गई है वो क्या है भी टेम्परेचर और दाब का क्या है भी फलन है। इस प्रकार से क्या भी हम लिख सकते हैं। इस फैक्टर का अवकलन करने पर इस फैक्टर का क्या है भी आप अवकलन करने पर आपके सामने क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं भी। कीजिएगा अवकलन। डीएस आयलर थ्योरम का यूज करते हैं। आयलर थ्योरम का यूज करके क्या भी इसका डेरिवेटिव करोगे तो आप पहले क्या भी इसका आंशिक अवकलन होगा कर ली एस अपॉन कर ली टी और यहां पे dt और इसका कर ली s अपॉन कर ली p और यहां पे क्या है b dp। ठीक है, यहां पे क्या है b दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते तो दाब कांस्टेंट हो गया और यहां पे क्या है b टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, आयलर थ्योरम का जो कंसेप्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है b इसको डिफाइंड किया है। ठीक है, भी यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन दी गई हो और यदि क्या भी उसका ds निकालना हो तो पहले उसका क्या भी कर ली s अपॉन टेम्परेचर आएगा कर ली t dt हो जाएगा और फिर क्या है b कर ली s अपॉन कर ली p वो क्या हो जाएगा b dp हो जाएगा। यदि यहाँ पे d अपॉन dt है तो यहाँ पे d अपॉन dt आ जाएगा, d अपॉन dt आ जाएगा। यदि यहाँ पे भी ये दे दो भी डेल एस है इस प्रकार से भी है तो यहाँ पे क्या है भी आंशिक अवकलन मान लो
ये दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आंशिक अवकलन शो करेगा। भी आप आयलर थ्योरम के बारे में डिस्कस करोगे तो आपको ये अच्छे से तरीका से पता चल जाएगा। और एक क्या है भी हम सिंपल बता ही देते हैं भी x इक्वल टू क्या है भी आपका x1 x2 और x3 है। भी इस प्रकार से क्या है भी आपका दिया हुआ है तो इसका यदि आप इसका dx निकालते हो तो आपका करली x, ठीक है, अपॉन x1 और क्या है भी dx1 और ये करली x अपॉन करली स्मॉल x2 ये है, ठीक है, ये dx2 और करली x अपॉन करली x3 और ये क्या है भी आपका dx3। इस प्रकार से हो जाएगा आयलर थ्योरम का यूज करके। x है तो पहले इसका आंशिक अवकलन होगा, बाद में ये जो फॉर्म दी गई है वो ये आ जाएगी। अब क्या भी ये होगा, ये फॉर्म दी गई है वो ये आ जाएगी, ये फॉर्म दी गई है तो आपके पास क्या है भी इस प्रकार से रिजल्ट क्या हो गया भी प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे सामने क्या है भी ये चीज क्या है भी आपके सामने क्या होती है भी प्राप्त होती है। क्लियर है यहां तक? आयलर थ्योरम के कंसेप्ट का यूज करके भी इस प्रकार से दिया गया हो आपके सामने, इस प्रकार से निकालना है तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्या है भी आयलर थ्योरम के अंदर कंसेप्ट से क्या भी जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, और यहाँ पे दाब और ताप की बात की है भी, इस कंडीशन के अंदर ये मानता है भी इसका चेंज ये होता है तो वहां पे दाब कांस्टेंट रखा जाता है, और ये होता है तो वहां पे क्या है भी टेम्परेचर के मान को क्या है भी कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। बाद में ये बता देंगे भी इसको P का लिखने का यहाँ पे क्या मकसद है, उसको भी हम अच्छे तरीके से बता देंगे भी। यहाँ पे क्या बताता है भी नियत दाब के ऊपर एंट्रोपी का मान ताप के साथ क्या है भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये फैक्टर डिनोट करता है भी नियत ताप के ऊपर एंट्रोपी का मान दाब के साथ क्या हो रहा है भी चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्या है भी आपका क्लियर है। उसके बाद में क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं आगे के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे जूल थॉमसन प्रसार से क्या है अभी ये प्राप्त हुआ था अभी आपके सामने एंथैल्पी थी H इक्वल टू U प्लस PV क्या है अभी नियतांक था। अवकलन करने पर DH, इसका अवकलन ये फैक्टर और कांस्टेंट का अवकलन क्या है भी 0 है, क्योंकि ये फैक्टर क्या थे भी आपके कांस्टेंट के बराबर रहते हैं। ये अपने क्या है भी एंथैल्पी के अंदर हमने जाना था, ठीक है। तो ये क्या होगा भी 0 के फैक्टर के इक्वल होगा तो ये आपका ये आ जाएगा उष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये हो जाएगा। अब क्या है भी du प्लस और ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे du प्लस PdV की वैल्यू क्या है भी आपके सामने TdS के बराबर होती है, तो वो यहाँ पे पुट करके निकाल देंगे TdS प्लस PdV। अब क्या है भी एंट्रोपी के फंक्शन को मान लिया भी ताप और ताप दाब का फलन है, तो यहाँ हमारे पास क्या भी ये रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब क्या है भी इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 का मान क्या है भी समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होता है उसके बारे में हम देखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, पुट कर दो आप। ये है अपना अभी TdS प्लस VdP इक्वल टू क्या है भी आपका 0 है। TdS प्लस VdP इक्वल टू आपका क्या है भी 0 है। तो यहाँ पे ds फैक्टर की वैल्यू क्या है भी ये है, तो यहाँ पे आप सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर दो, करली s अपॉन करली t p dt प्लस t करली s अपॉन करली p
टी डी पी और प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ये चीज क्या है अभी आपके सामने प्राप्त हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फैक्टर निकालते हैं भी। विशिष्ट ऊष्मा का इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या है भी दो कंसेप्ट है अपने पता है भी, एक तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी भी आपकी, Cp से डिनोट करते हैं आप करली Q अपॉन करली T और P। ये तो फॉर्मूला होता है भी आपने पढ़ा भी होगा भी अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में क्या भी आपने डिस्कस किया था। ठीक है, dq इक्वल टू क्या होता है भी आपका TdS होता है, तो वो यहां पे लगा देंगे। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपकी TdS। dq की वैल्यू क्या होती है भी आपके सामने TdS होती है, तो वो यहाँ पे क्या है भी इस फैक्टर्स के डिनोट कर दिया। एक चीज तो ये आ गई आपकी। ठीक है, dq की वैल्यू क्या होती है भी आपकी TdS होती है। एक उष्मा गतिकी के चतुर्थ संबंध से, या जो मैक्सवेल की कंडीशन थी वहां पे उष्मागतिक संबंध, वो क्या था भी आपका ये क्या रिलेशन किस में होता है भी, दाब भी। ये जो उष्मागतिकी के चार संबंध थे वो इनके मध्य रिलेशन दिया गया है। एक तो दाब होता है, एक एंट्रोपी होती है, एक टेम्परेचर होता है और एक आयतन होता है। चौथा संबंध क्या हो जाएगा भी आपका करली एस से करली वी और करली पी और करली टी, और यहाँ पे क्या है भी एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट, एक बार क्या है भी दाब कांस्टेंट, और ये वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, उष्मागतिकी का ये क्या हो गया भी आपका चौथा संबंध हो गया। करली एस अपॉन करली पी टी माइनस करली वी अपॉन करली टी, वहां पे क्या है भी एक बार दाब कांस्टेंट हो गया और एक बार दाब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है भी अपने पास ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है भी इसको डिराइव कर सकते हैं भी उष्मागतिक संबंध को। क्लियर है यहां तक बात। ठीक है, यहाँ पे एक बात क्या शो कर दी है भी नियत दाब पर एंट्रोपी का चेंज दाब के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्या है भी नियत दाब पर वॉल्यूम का चेंज क्या है भी टेम्परेचर के साथ हो रहा है। इस बात को क्या है भी शो करता है। ठीक है, अब क्या है भी दोनों कंसेप्टों की वैल्यू प्राप्त होती है हमारे पास। ये वैल्यू है और भी ये वैल्यू है, वो समीकरण नंबर 3 के अंदर क्या भी पुट कर दो तो आपके सामने ये क्या प्राप्त होगा। इस फैक्टर की वैल्यू समीकरण 3 से देखिएगा, समीकरण 3 से क्या भी आपके सामने क्या प्राप्त होता है। ये चीज हो गई भी आपकी किसकी इक्वल है, Cp की इक्वल है, Cp dt प्लस T करली एस अपॉन करली पी। टी किसके इक्वल बराबर है भी उसके इक्वल बराबर है, तो यहां पे रख दो आप, नो टेंशन। करली वी अपॉन करली टी और पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब क्या है भी यहां से एक साइड इधर की तरफ ले जाओ और यहां से निकाल लो, आपके पास Cp dt, ये क्या हो जाएगा भाई T करली V अपॉन करली T P माइनस V डी पी। T करली V अपॉन करली
टी पी प्लस वी डी पी। ठीक है, थोड़ा सा क्या भी चेंज मिस्टेक हो गई है भी, यहाँ तक ये हो गया भी ये फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी Cp के बराबर है, Cp dt हो गया, T रख दिया, ये फैक्टर क्या है भी आपका इस फैक्टर के बराबर है तो ये प्रयोग दिया, उसके बाद में क्या है भी आपका dp दिया हुआ है तो dp डिनोट करती है। तो यहाँ पे Cp dt और ये क्या हो जाएगा भी आपका T करली V अपॉन करली T P माइनस V dp। ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई। अब उसके बाद में देखते हैं भी क्या चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने, dt को ले रख लो भी 1 अपॉन Cp T करली V अपॉन करली T P माइनस V और dp। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई। अब क्या है भी dt अपॉन dp 1 अपॉन Cp T करली V अपॉन करली T P माइनस V। ये चीज क्या भी प्राप्त होगी, dt अपॉन dp 1 अपॉन C T करली V अपॉन करली T P माइनस V। ये चीज क्या भी आपके सामने प्राप्त होगी। सारा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या है भी आपकी एंथैल्पी क्या है भी कांस्टेंट रहती है, एंथैल्पी को शो कर दिया। अब क्या है भी इस रिलेशन को हम बोलते हैं जूल भी, यहाँ पे इस फैक्टर को बोलते हैं भी अपने जूल थॉमसन गुणांक और जिसे क्या है भी म्यू एच से डिनोट करते हैं। तो 1 अपॉन Cp T करली V अपॉन करली T P माइनस V। ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गए। और तो यहां से एक बात अपने सामने समझ में आती है, एक बात डिनोट करते हैं भी जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर दाब के साथ ताप के मान में चेंज हो रहा है भी, दाब परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या है भी ताप परिवर्तन को शो करता है भी। जूल थॉमसन के इफेक्ट के अंदर दाब के साथ क्या हो रहा है भी ताप के मान में क्या हो रहा है भी चेंज हो रहा है। और या बोल सकते हैं भी स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है भी। स्थिर एंथैल्पी पर स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर वो क्या है dt अपॉन dp और ये स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भी जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। इस फैक्टर के बारे में भी अपने जानेंगे भी दाब के साथ ताप में परिवर्तन किन कंडीशनों के अंदर होता है, किस प्रकार से चेंज होगा और आदर्श गैस समीकरण के बारे में क्या होगा और वास्तविक गैस समीकरण के बारे में क्या होगा, या भी आदर्श गैस के अकॉर्डिंग क्या भी जूल थॉमसन प्रभाव अप्लाई होगा या नहीं होगा, वास्तविक गैस समीकरण के अंदर क्या भी जूल थॉमसन प्रभाव अप्लाई होगा या नहीं होगा, यदि अप्लाई होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट सामने आएंगे, हम डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।